बच्चों, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस विषय वस्तु को हम लेके चले हैं वह है भाषा। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों से अपने भी अवगत होते हैं। हमें पूरे दिन में, जीवन में रोज़ अनेकों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और उसके लिए भाषा की उपयोगिता बढ़ जाती है, इसलिए कि हम उनकी बातों को समझ पाते हैं और अपनी बातों को उनके सामने रख पाते हैं। और किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उस भाषा से संबंधित ज्ञान का होना सबसे अनिवार्य होता है। तो हम जहाँ व्याकरण की बात शुरू कर रहे हैं तो व्याकरण से पहले हमें उस भाषा के बारे में जानना होगा, और भाषा के बारे में जब हम जानेंगे तो व्याकरण आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं भाषा की परिभाषा। आइए, भाषा जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। हमने इस बात को जाना कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो आप लोगों ने इस बात को जाना कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। सामान्यतः मनुष्य की सार्थकता तथा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। आप सभी ने ये जाना कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या होता है। तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि मनुष्य की सार्थक तथा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भावों और विचारों को कहने का मतलब यह है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भावों और विचारों को बोल कर या लिख कर
बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। बच्चों, आप लोगों ने यह सुना कि कहने का मतलब यह है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। तो व्याकरण में इसकी एक मानक भी है। तो व्याकरण के साथ हम उस मानक पर भी ध्यान आकर्षित करेंगे। तो क्या कहेंगे कि व्याकरण, आइए हम लिखते हैं, व्याकरण और मानक, मतलब व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर, अपने नियमों में बांधकर उसे एक सर्वमान्य रूप, उसे एक सर्वमान्य रूप प्रदान करता है। भाषा के इसी रूप को, भाषा के इसी रूप को मानक भाषा कहते हैं। अब आप लोगों ने इस बात को जाना कि व्याकरण के साथ जुड़ा हुआ है मानक। तो कहता है कि व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे एक सर्वमान्य रूप प्रदान करता है और भाषा के इसी रूप को हम मानक भाषा कहते हैं। अब आइए हिंदी के इसी सर्वमान्य तथा मानक रूप को खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, तो आप सबों ने इस बात को जाना, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है और मनुष्य के जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, मनुष्य इसका प्रयोग कैसे करता है। तो आपने ये भी जाना उसके साथ कि अपने परस्पर भावों को और विचारों को बोल कर या लिख कर व्यक्त करना ही भाषा है, और बिना भाषा का प्रयोग किए हम ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा असंभव हो जाएगा। इसलिए हमें भाषा की आवश्यकता सबसे पहले है। और यह भी जाना कि व्याकरण और मानक, तो व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे एक सर्वमान्य रूप प्रदान करता है। भाषा के इसी रूप को हम मानक भाषा भी कहते हैं, और हिंदी के इसी सर्वमान्य तथा मानक रूप को खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने यहाँ तक जाना, और इसके आगे हम बात करेंगे लिपि की। तो आइए हम इसे मिटाते हैं। हमारी लिपि जो है वह लिपि है देवनागरी। हमारी जो लिपि है उसे हम कहते हैं देवनागरी लिपि। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हम आइए जानते हैं अपनी लिपि देवनागरी के बारे में।
तो देवनागरी लिपि क्या है, कैसे है, इसका विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान जो है केंद्रित करेंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत की अधिकांश भाषाओं, भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियों का विकास, की लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी का प्रचार भारत में ब्राह्मी का प्रचार भारत में लगभग 350 ईस्वी तक रहा। 350 ईस्वी तक रहा। अब इस बात को आपने जाना कि भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है और ब्राह्मी का प्रचार भारत में लगभग 350 ईस्वी तक रहा। देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि की विकास यात्रा देवनागरी लिपि अन्य भारतीय लिपियों की तरह अन्य भारतीय लिपियों की तरह बाएं से दाहिनी ओर को लिखी जाती है। ये थोड़ा ऊपर है, इसको हम नीचे करेंगे। दाहिनी ओर को लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि की विकास यात्रा के बारे में जानेंगे। तो देवनागरी लिपि की विकास यात्रा देवनागरी लिपि की विकास यात्रा इस प्रकार हुई। सबसे पहले ब्राह्मी, इसके बाद गुप्त, इसके बाद कुटिल, इसके बाद प्राचीन नागरी, और इसके बाद देवनागरी। अब देखिए, आप लोगों ने इस बात को जाना कि देवनागरी लिपि जो है भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
ब्राह्मी का प्रचार भारत में लगभग 350 ईस्वी तक रहा। देवनागरी लिपि अन्य भारतीय लिपियों की तरह बाएं से दाहिनी ओर को लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की विकास यात्रा इस प्रकार हुई: सर्वप्रथम ब्राह्मी, उसके बाद गुप्त, उसके बाद कुटिल, उसके बाद प्राचीन नागरी और तब देवनागरी। आइए हम जो है लिपि के बारे में जानने के बाद अपने ध्वनि चिन्ह के बारे में जानें। ध्वनि चिन्ह लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। लिपि को ही ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। लिपि को ही ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ तक जाना कि ध्वनि चिन्ह तो लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है और लिपि को ही ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। तो देवनागरी ये मिटाने के बाद ही हम लिख पाएंगे, तो इसको मिटा लेते हैं हम। आइए अब हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लगभग कितने मूल लिपि चिन्ह हैं। तो देवनागरी लिपि में लगभग 45 मूल लिपि चिन्ह हैं। 45 मूल लिपि चिन्ह हैं। अब आपने इस बात को जाना कि देवनागरी लिपि में कितने मूल लिपि चिन्ह हैं। तो देवनागरी लिपि में लगभग 45 मूल लिपि चिन्ह हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह, स्वरों के मात्रा चिन्ह तथा अंकों के चिन्ह इनसे पृथक हैं। अब इस बात को जानिए, आपने जाना कि देवनागरी लिपि में लगभग 45 मूल लिपि चिन्ह हैं और स्वरों के मात्रा चिन्ह तथा अंकों के चिन्ह इनसे पृथक हैं। कुछ नई ध्वनियों के लिए नए लिपि चिन्ह भी बनाए गए हैं। नए लिपि चिन्ह भी बनाए गए हैं।
यह लिपि अक्षर प्रधान है, अक्षर प्रधान है, ध्वनि प्रधान नहीं है। तो आप लोगों ने इतनी बातों को जाना, और इतनी बातों को जानने के बाद हम जो है भाषा का परिवार तथा भारतीय भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाषा का परिवार कैसे है तथा भारतीय भाषाएं कैसी हैं और उन भाषाओं का प्रयोग किन किन जगहों में कैसे होता है। तो आइए हम जानते हैं भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं। भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं, इनमें हम संसार में अनेकानेक भाषाएं तथा बोलियां हैं। पहले इस बात को जानेंगे कि संसार में अनेकानेक भाषाएं तथा बोलियां हैं। हम इस बात को पहले जानेंगे। एक प्रसिद्ध कहावत है, देखिए बच्चों, एक प्रसिद्ध कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर बानी। और ये कहावत जो है वो 100% सही है कि 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर बानी। अगर हम यात्रा में हो रहे होते हैं तो बिहार से अगर पार करेंगे, हम यूपी पहुंचते हैं, वहाँ की भाषा कुछ अलग होती है। अगर वहाँ से दिल्ली पहुंचते हैं, वहाँ की भाषा कुछ अलग होती है। हरियाणा की तरफ जाते हैं तो हमारी हरियाणवी देखते हैं। अगर गुजरात की तरफ जाते हैं तो लोग गुजराती बोलते हुए मिलता है। तो जिस राज्य में जाएंगे तो थोड़ी दूर पार करने के बाद ही जैसे पानी का बदलाव होता है, अगर हम 10 किलोमीटर दूरी पे हैं तो जो पानी हमारे यहाँ उपलब्ध है वह संभव नहीं है कि वहाँ भी मिल सके। इससे बढ़िया भी मिल सकता है और उससे ख़राब भी मिल सकता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब हम जाते हैं तो हमारे यहाँ की पानी जो है वहाँ फीकी पड़ जाती है और वहाँ का पानी जो है वह सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे ही अगर थोड़ी दूर और आगे यात्रा पे जाते हैं तो हम अपना स्टेट बदलते हैं। स्टेट के बाद जब दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है भाई, वहाँ हमारी भाषा बोलने वाले कम मिलेंगे और वो अपनी भाषा बोलने वाले लोग अधिकांश संख्या में मिलते हैं। तो ये सब कहावत सही है कि 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर बानी। अब है कि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे विश्व में भाषाओं तथा बोलियों की संख्या बोलियों की संख्या 2796
है। अब आपने इस बात को भी जाना कि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे विश्व में भाषाओं तथा बोलियों की संख्या 2796 है। इन भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। कई आधारों पर किया जा सकता है। इन भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिनमें प्रमुख आधार हैं सबसे पहले महाद्वीप, देश, धर्म, काल, भाषा आकृति, परिवार तथा प्रभाव। परिवार तथा प्रभाव इत्यादि। अब मोटे तौर पर हमें जानना हो तो ये हम जान सकते हैं कि मोटे तौर पर संसार के प्रमुख संसार के प्रमुख भाषा परिवार इस प्रकार हैं। भाषा परिवार इस प्रकार हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इन सारी बातों को जाना कि हम जो है इन भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर कर सकते हैं। उनमें मुख्य जो हैं महाद्वीप, देश, धर्म, काल, भाषा, आकृति, परिवार तथा प्रभाव इत्यादि। मोटे तौर पर संसार के प्रमुख भाषा परिवार इस प्रकार हैं। आइए हम इसे ये मिटाने के बाद ही लिख पाएंगे। तो आइए इनके वर्गीकरण के बारे में हम जाने। आइए पहले हम लिख लेते हैं ऊपर भाषा परिवार। अब जानते हैं नंबर 1 भारोपीय, नंबर 2 सेमेटिक, नंबर 3 हेमेटिक, नंबर 4 यूराल अल्टाइक, नंबर 5 चीनी या एकाक्षरी, चीनी या एकाक्षरी, नंबर 6
द्रविड़। नंबर 7 मलय पॉलिनीशियन। नंबर 8 बांटू। नंबर 9 बुशमैन। नंबर 10 सूडानी। नंबर 11 ऑस्ट्रेलियन पापुवन। ऑस्ट्रेलियन पापुवन। और नंबर 12 रेड इंडियन। रेड इंडियन। नंबर 13 काकेसी। और नंबर 14 जापानी कोरियाई। अब आपने देखा कि इस भाषा परिवार को हम 14 भागों में बांट चुके। पहला भारोपीय, दूसरा सेमेटिक, तीसरा हेमेटिक, चौथा यूराल अल्टाइक, पांचवा चीनी या एकाक्षरी, छठा द्रविड़, सातवां मलय पॉलिनीशियन, 8 बांटू, 9 बुशमैन, 10 सूडानी, 11 ऑस्ट्रेलियन पापुवन, 12 रेड इंडियन, 13 काकेसी और 14 जापानी